Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि EOQ के बारे में। EOQ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे हम EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत डिटेल वे में हम बात करेंगे EOQ का कैलकुलेशन। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपने EOQ पढ़ा होगा ना, EOQ का फॉर्मूला कैसे निकलता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। राइट, ओके सर। तो सर EOQ का मतलब क्या है, ये हमें सिंपल लैंग्वेज में बताइए। EOQ का मतलब क्या है सर? देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो ना, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम इतने क्वांटिटी के रॉ मटेरियल परचेज करेंगे सो दैट जो हमारा टोटल कॉस्ट है, जो भी हमारा कॉस्ट है परचेज के रिलेटेड, वो सबसे कम आना चाहिए। ओके सर, परचेज के रिलेटेड कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज, cost related to purchase of raw material, cost related to purchase of raw material। सर जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमें कौन कौन से कॉस्ट उसके रिलेटेड होते, कौन कौन से कॉस्ट रिलेटेड होते हैं टूवर्ड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? तो सर यहाँ पे आपका 3 कॉस्ट जो है वो मेजरली रॉ मटेरियल की परचेज के टाइम पे आपका आता है। एक है आपका परचेज प्राइस, एक है आपका परचेज प्राइस, कितने रेट पे सर आप खरीद रहे हो। दूसरा आपका है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा आपका सर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो भी पैसा आप खर्च करते हो, जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करते हो आपकी रॉ मटेरियल को आपकी सप्लायर की लोकेशन से आपकी फैक्ट्री के लोकेशन तक लाने में, वो आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसी के साथ साथ आपका और एक कॉस्ट आएगा जो है कैरिंग कॉस्ट, जिसका नाम है कैरिंग कॉस्ट। सर ये कैरिंग कॉस्ट अब क्या है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जब आप मटेरियल को स्टोर करके रखोगे अपनी गोडाउन में, जब आप मटेरियल को स्टोर करके रखोगे तो आपका जो कॉस्ट लगता है उसे हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो ये जो 3 कॉस्ट होते हैं ना, नॉर्मली परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट मेनली आपकी रिलेटेड है जब आप कोई भी मटेरियल परचेज कर रहे हो। ओके, तो हमारा सर टारगेट क्या होना चाहिए जब भी हम मटेरियल की परचेज कर रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है, चाहे वो परचेज प्राइस की हम बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, चाहे हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें, ये सबसे कम होना चाहिए। ओके, तो आ जाते हैं हमारी टॉपिक पे जिसका नाम है EOQ। EOQ सर क्या है? EOQ एक ऐसा पॉइंट है, EOQ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टोटल आपका कैरिंग कॉस्ट, दोनों सबसे कम है। टोटल आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल आपका कैरिंग कॉस्ट, दोनों जहां पे सबसे कम है वो आपका क्या है, वो आपका है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर हमें ये बताइए कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आता है। राइट स्टूडेंट्स, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में वो सारे के सारे कॉस्ट आएंगे जो कॉस्ट आपकी रॉ मटेरियल को सप्लायर की लोकेशन से आपकी लोकेशन तक लाने में मदद करते हैं। ओके, जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, आपका कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन, अगर आपने टेंडर वगैरह अप्लाई किया है, अगर आपने टेंडर वगैरह निकाला है तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो आएगा। सप्लायर को इन्वाइट करने के लिए जो भी आपने टेंडर वगैरह अप्लाई किया है उसका कॉस्ट आएगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइक प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, जब आप परचेज ऑर्डर वगैरह बनाते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी आपका खर्चा होता है। जब आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करोगे ना सप्लायर की लोकेशन से आपकी लोकेशन तक, जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टली रिलेटेड है इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, उनका जो वजह से जो भी एम्प्लॉइज रॉ मटेरियल की लोडिंग एंड अनलोडिंग में मदद करते हैं, उनकी जो सैलरी या फिर वजह से
उनका जो एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट है वो भी आपका आएगा। उसके बाद जो भी गाड़ी में आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आएगा। उसके बाद जो आपने इंस्पेक्शन के लिए अगर कुछ कॉस्ट इनकर्ड किया है तो वो भी आएगा। रॉ मटेरियल जो भी आप सप्लायर से खरीद रहे हो वो सही है, वो सही क्वांटिटी में मिल रहा है, सही क्वालिटी का है, ये भी चेक करने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो उसका भी कॉस्ट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ याद रखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में वो सब कुछ आएगा जो कॉस्ट आपका इनकर्ड होता है टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर लोकेशन टू योर ओन फैक्ट्री आउटलेट। ओके, उसके बाद बात करते हैं सर कैरिंग कॉस्ट का। सर कैरिंग कॉस्ट में क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट में वो सब कुछ कॉस्ट आएगा जो भी एक बिजनेस इनकर्ड करता है टू होल्ड द इन्वेंट्री और टू कैरी द इन्वेंट्री इन द स्टोर। ओके, इन्वेंट्री को अपनी गोडाउन में होल्ड करके रखने में, स्टोर करके रखने में जो भी आपका कॉस्ट आता है वो आपका क्या है? कैरिंग कॉस्ट है। ओके, इसमें कौन कौन से कॉस्ट सर आएंगे? इसमें आपका आएगा कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंसेस। ये सब कॉस्ट जो है ये आपकी क्या होंगे? कैरिंग कॉस्ट में आएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंसेस। जो भी पैसा आपने रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मैंने 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख रुपए देके मैंने क्या किया है? रॉ मटेरियल खरीदा है, तो इसका कोई कॉस्ट तो होगा ना सर। अगर ये 10 लाख रुपए में रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो शायद मैं उससे एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। एफडी के रेट है 7%, तो मुझे यहाँ से 70,000 मिल जाते पर आनम, राइट। तो ये जो 70,000 है सर ये मेरा कॉस्ट है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो भी आपका आएगा। इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो भी आपका आएगा। अगर आपने फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट के लिए इंश्योरेंस ये कुछ रखा है तो वो भी आपका इंश्योरेंस की कॉस्ट में आएगा। और जो भी आपका ऑब्सोलेंस का कॉस्ट है, यानी कि आपने मटेरियल खरीदा था लेकिन वो आउटडेटेड हो गया, तो उसका भी जो कॉस्ट है वो भी आपका क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट में आएगा। सर अब आप बात करते हैं कि ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला सर क्या है बताइए हमें। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम ईओक्यू कैसे निकालेंगे? ईओक्यू निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सर कौन कौन सी 3 चीज़ें? नंबर 1, पूरे साल में हमारा कितना खर्चा होगा। ओके, पूरे साल में हमारा कितना रॉ मटेरियल का यूसेज होगा, रॉ मटेरियल कितना यूज करेंगे हम, वो हमें चाहिए। यानी कि हमें चाहिए एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट, जिसे हम नाम देंगे यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। सो पूरे साल में हमारा कितना खर्चा होने वाला है वो एक बार अगर हमें पता चल गया तो हम ईओक्यू आसानी से निकाल सकते। उसके बाद हमारा आएगा कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके, जिसे हम बोलेंगे ओ। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर आप सप्लायर की लोकेशन से आपकी फैक्ट्री तक या फिर आपकी वेयरहाउस तक गुड्स लाते हो तो आपका कितना खर्चा आता है। बिल्कुल, उसके बाद सर आपका आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है सर? एक यूनिट को अगर आपको होल्ड करके रखना है, एक यूनिट को अगर आपको होल्ड करके रखना है तो आपका कितना कॉस्ट आता है। एक यूनिट को आपको होल्ड करके रखने के लिए, एक यूनिट को आपको गोडाउन में रखने के लिए आपका कितना कॉस्ट आता है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो सर ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ईओक्यू हम कैसे निकालेंगे? ईओक्यू इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई C, और इसका हम ले लेंगे होल रूट ओवर। ओके, 2AO बाई C, इसका हम ले लेंगे होल रूट ओवर। ओके, तो ये हमारा निकलेगा ईओक्यू का फॉर्मूला। अब इस ईओक्यू को फॉर्मूला निकालने के टाइम पे आपका क्या करना है? आपको कुछ अजम्पशंस भी लेना है। इस ईओक्यू के फॉर्मूला को निकालने के टाइम पे आपको क्या करना है? कुछ अजम्पशंस लेना है। बेसिकली देयर आर 4 अजम्पशंस जिसको आपको माइंड में रखना है। सर क्या है ये अजम्पशंस? नंबर 1, ईओक्यू ये बोलता है कि जब आप ईओक्यू का फॉर्मूला निकाल रहे हो ना, ये अगर ये 4 अजम्पशंस आप नहीं लोगे ना तो आपका ईओक्यू का फॉर्मूला, ईओक्यू का कंप्यूटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 4 अजम्पशन सर क्या है? नंबर 1,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि जितना में हम एक बार में ऑर्डर करने में जितना भी हमारा खर्चा होता है, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है और हमें पता है एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। ये बोल रहा है कि सर ये जो ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड ये जो सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों पूरे साल भर में कांस्टेंट है एंड ये दोनों हमें स्टार्टिंग में ही पता है कि ये कितने होने वाले। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट को कांस्टेंट माने। क्यों? क्योंकि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, गाड़ी का जो खर्चा होता है, गाड़ी का जो भाड़ा है वो आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट आएगा, आपका वेजेस वगैरह आएगा, जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन वर्क। तो ये पॉइंट क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कांस्टेंट कैसे हो सकता है, हमने एक बार ऑर्डर किया, जो गाड़ी का चार्जेस आएगा हो सकता है कि हम दोबारा ऑर्डर करेंगे उतना कॉस्ट ना आए। ठीक है, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर कांस्टेंट, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये बोलता है कि जो आपका टोटल यूसेज है, एनुअल डिमांड जो है वो भी हमें पता है। ओके, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये बोल रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल। जो आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, जो आपका परचेज प्राइस है वो भी कांस्टेंट है और वो आपको पता है एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज लीड टाइम इज 0। और एक जो अजम्पशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा, यानी कि कोई भी लीड टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो चार चीजें ना ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई ना कोई रॉ मटेरियल अगर सप्लायर से ऑर्डर करोगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम आपको लगेगा ना। जरूरी नहीं है कि आपका जो सप्लायर हो वो आपके पास में ही हो सकता है कि वो कोई दूसरी स्टेट में, कोई दूसरी कंट्री में हो। तो आप अगर मंगाओगे कोई भी प्रोडक्ट तो आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन ईओक्यू में क्या बोलता है कि आपको इमीडिएटली डिलीवरी हो जाएगा, आपका लीड टाइम जो है वो बिल्कुल 0 है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, चार अजम्पशंस। सर एक बार एक कंप्यूटेशन करके बताइए ना सर, ईओक्यू का कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम ईओक्यू का कंप्यूट करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारा एनुअल डिमांड कितना है, 5000 यूनिट है। तो हम क्वेश्चन में पहले जब भी आप ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इसमें आप गिवन जरूर लिख लेना। इसमें आपको लिखना है एनुअल डिमांड सर कितना है, इसे हम नाम देंगे ए, जो है हमारा 5000 यूनिट्स। बिल्कुल सर। उसके बाद ये बोल रहा है कि यूनिट प्राइस मतलब परचेज प्राइस, प्रोडक्ट का एक प्राइस कितना है 20 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा सर कितना है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये सर कितना है आपका, जिसको हम नाम देंगे ओ, ये है ₹16, 16 रुपये का है। उसके बाद सर है आपका कैरिंग कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आपका कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट में ये बोल रहा है कि आपका 3 कॉस्ट है। रॉ मटेरियल को कैरी करने में, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखने में आपका 3 कॉस्ट है। नंबर है आपका स्टोरेज कॉस्ट जो है 2%, नंबर 2 है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट एंड नंबर 3 है आपका ऑब्सोलेंस वाला कॉस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिला लेंगे। यहाँ पे ये परसेंटेज में दे रखा है, आपको स्टूडेंट्स याद रखना है जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा है आपको ये परसेंटेज किसका परसेंटेज लेना है, आपको ये परचेज प्राइस का परसेंटेज लेना है। जो आपका ये यूनिट प्राइस है ना इसका परसेंटेज आपको लेना है। ओके, तो हम ये पर जो भी परसेंटेज निकालेंगे ये किसका परसेंटेज निकालेंगे, 20 का परसेंटेज, यानी कि परचेज प्राइस का परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं, 2% प्लस 6% प्लस 12%, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 20%। सो कैरिंग कॉस्ट जो सी है ये कितना होगा सर आपका, ये होगा 20% ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, यानी कि 4 रुपीज। तो हमारा सर तीनों पॉइंट आ गया। हमारा एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपीज। तो सर हम EOQ आराम से कंप्यूट कर सकते हैं, EOQ इक्वल टू 2AO बाई C और इसका होल रूट ओवर।
तो हम क्या करेंगे 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू ₹16, यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे ₹4। तो सर ये आपका आ जाएगा 40,000। ओके, ये आपका आ जाएगा 40,000। और इस 40,000 को आपको क्या करना है, इसका रूट ओवर अगर आप निकालोगे रूट ओवर तो आपका आएगा 200 यूनिट्स। यानी कि सर हमारा EOQ क्या है, हमारा EOQ है 200 यूनिट्स। आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको एनुअल डिमांड निकालना है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालना है, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा EOQ का पूरा कैलकुलेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।